सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला। और सब जैसा कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति है कुछ जानने की। वो हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। सर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न तो कभी खत्म होते ही नहीं। बिल्कुल। राइट सर। सो अभी सर एक बीजीएम कोर्स अपना जो करने वाले हैं हम, तो उससे उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी, और आई एम श्योर जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एग्जैक्टली ये क्या कोर्स है और हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, थोड़ा सा अगर ओरिएंटेशन दें कोर्स के बारे में, तो सब अपनी तैयारी बना लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स से हम ले सकेंगे ज्ञान। ठीक है। संगीता, वास्तु ग्रैंड मास्टर का जो कोर्स है, ये कोर्स 14 मई 2022 को शुरू हो रहा है। ठीक है। और ये कोई हमारा पहला बैच नहीं है। इससे पहले हमने मई 2021 में फर्स्ट बैच किया था अपना वास्तु ग्रैंड मास्टर का, अंडर अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम। इसके अंदर करीब करीब जहां तक मेरे जहन में है 50 से 60 लोग थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था। हमारा जो दूसरे चरण में जो दूसरा बैच शुरू हुआ था वो हुआ था सितंबर 2021। ओके सर। वो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड बैच फरवरी 2022 का शुरू हुआ था और ये बैच ऑनगोइंग है, ये अभी चल रहा है ये वाला ओके सर। मई 2022 में 14 में हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं वास्तु ग्रैंड मास्टर का। अब वास्तु ग्रैंड मास्टर का जो बैच है, जो ये वाला शुरू होने वाला है नया कोर्स, इसके अंदर हमने एक चीज और ऐड ऑन कर दी है, और वो ये ऐड ऑन करी है कि ये पूरा का पूरा बैच जो है वो प्रैक्टिकल वर्किंग ज्यादा करेगा। वंडरफुल सर। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ बेसिक वास्तु कोर्स, उससे कैसे ये अलग है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को बता। जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो हमारे को ये समझ में आया कि लोग बहुत जगह से पढ़कर आते हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बेसिक नॉलेज भी नहीं है टू अंडरस्टैंड कि ये वास्तुशास्त्र जमीन से जुड़ी विधा है, ये अर्थ एनर्जीज की विधा है, और अर्थ एनर्जीज में ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर आपको उत्तम वास्तु के रिजल्ट चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने वास्तु एक्सपर्ट कोर्स शुरू किया, और मैंने उसके अंदर ये पाया कि लोग बाग जो हैं बहुत ही जैसे मैं कहूँ तो कुछ कलर की पट्टियां लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी काम करता है, मैं कोई विद्या को ये नहीं कहता हूँ कि कलर थेरेपी से रिजल्ट नहीं आता, आता है। लेकिन जब मैंने उनसे ये जाना, ये समझा कि क्या उनको वैदिक वास्तु की कुछ नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ, क्या उन्हें हेलिक्स के बारे में मालूम है, क्या उन्हें कीलक के बारे में मालूम है, क्या उन्हें अष्ट दिक्पालों के बारे में मालूम है। तो मुझे समझ में आया कि ये जगह जगह जाकर पढ़ के तो आए हैं, लेकिन इनके पास वो सूत्र नहीं है जिससे कि ये एक्चुअल उपचार कर सके। इस बात को समझना होगा कि छोटे छोटे उपचारों से छोटे छोटे रिजल्ट ही आते हैं। अगर आपको एक मेजर डिफरेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में, तो ये सारे उपचार आपको जमीन के अंदर ही करने होंगे, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप ऊपरी तौर पर साज सजावट के उपचार करेंगे जो कि मैं कहूँगा कि रिजल्ट देते हैं, पर तब देते हैं जब अर्थ एनर्जी से अलाइन होते हैं। तो जब तक अर्थ एनर्जीज के साथ आपकी अलाइनमेंट नहीं होगी, तब तक जो आपके ये डेकोरेटिव स्कल्पचर्स भी हैं, 3D रेमेडीज हैं, 2D रेमेडीज हैं, ये उतने उत्तम रिजल्ट नहीं देते हैं। वास्तु ग्रैंड मास्टर 2022 जो 14 मई को शुरू हो रहा है, इसके अंदर करीब करीब 16 कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। शुरू होगा ये वास्तु फाउंडेशन कोर्स से। किसी भी कार्य को करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो इसीलिए पहले चरण में वास्तु फाउंडेशन कोर्स हो, फिर वास्तु एक्सपर्ट पढ़ाया जाए। वास्तु एक्सपर्ट पढ़ाने के बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बाद कृष्ण मूर्ति पद्धति पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी। एस्ट्रो वास्तु होगा इसके अंदर। एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से क्या क्या रेमेडीज हमारे को करनी चाहिए ये हो। एस्ट्रो वास्तु की ही एक्सटेंशन एक आ जाती है जिसको अपन कहते हैं कि रत्न शास्त्र, यानी कि रत्नों के माध्यम से कैसे आप अपने घर में हो रहे वास्तु दोष को ठीक करें, या फिर आपकी कुंडली में, जैसे कई लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, तो अक्सर देखा गया है कि जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है उनके घर के साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। तो कैसे आप अगर कुंडली में पितृ दोष है तो आप अपने घर के अंदर ट्रीटमेंट करके अर्थ एनर्जीज अलाइन करके उस दोष को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वो कंप्लीटली ओवर रूल हो जाता है, क्योंकि जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिख दिया है, जो आपका एक जर्नी तय हो गई है वो हो गई है। उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आ सकता है कि आने वाले कष्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। राइट? तो इसी में ही रत्न शास्त्र है। रत्न शास्त्र के साथ यंत्र शास्त्र है, यानी कि यंत्रों के माध्यम से किस प्रकार आप अपने आसपास का आभा मंडल इतना पॉजिटिव कर ले कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ बैठे या आपसे मिले तो वो आपका होकर रह जाए। और एक चीज बताता हूं, मैं अक्सर अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूं कि तुम पैसा नहीं कमाते हो, तुम व्यक्ति कमाते हो। तो जब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है तो वो आपकी कमाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रत्न शास्त्र मैंने आपको बता दिया। अब न्यूमरो यानी कि नंबर्स के माध्यम से कैसे आप वास्तु रेक्टिफिकेशंस करें, वो हम न्यूमरो वास्तु में पढ़ते हैं। न्यूमरो वास्तु में वैदिक भी पढ़ाया जाता है और लोशो ग्रिड के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। तो हम अपने आसपास हर जगह नंबर देखते हैं, जैसे हमारे आधार कार्ड पर भी नंबर है, हमारे मोबाइल का एक नंबर है, जब हमारा जन्म हुआ तो वो एक नंबर है, जब शादी हुई तो एक नंबर है ना? वोटर आईडी कार्ड पर एक नंबर है, पासपोर्ट पे एक नंबर है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो अंक शास्त्र है, ये जो अंक है, ये हमारे आभा मंडल में हर तरफ है। और सच पूछो तो ज्योतिष शास्त्र में भी नंबर ही है ना? जॉडियक क्या है? नंबरों से ही तो जॉडियक की पहचान है। राइट? तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा। इसके अंदर कमर्शियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु, और साथ में इसमें इंडस्ट्रियल वास्तु भी है। वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरो वास्तु करने तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एक रेजिडेंशियल यूनिट को कैसे वास्तु परफेक्ट एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन मैं कहूँ कि आपको एक व्यापारिक तंत्र को कैसे बैलेंस करना है, तो वो एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री वास्तु आना चाहिए। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और वो व्यक्ति एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी कोई फैक्ट्री है। आप घर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फैक्ट्री, व्हाट अबाउट इंडस्ट्री? और दोनों के जो लॉजिक्स हैं, दोनों की जो वर्किंग है वो डिफरेंस है। घर में आप रेस्टिंग मोड में होते हैं और व्यापार में आप रजस तत्व में होते हैं, जहां पे आपको सुपर एक्टिव होना पड़ता है। तो दोनों के लिए वास्तु अलग है, विभिन्न प्रकार का वास्तु होता है ना। एक स्थिर वास्तु होता है, एक चलित वास्तु होता है, इंटरनल वास्तु होता है, एक्सटर्नल वास्तु होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो प्रत्येक वास्तु जानकार को आनी चाहिए, कंसल्टेंट को आनी चाहिए। और मैं जब स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ने आते हैं और मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये समझते में आता है
कि इनके पास वो वैदिक नॉलेज नहीं है, वो बेसिक नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज जो रूट्स के साथ कनेक्टेड है वो नहीं है। इनके पास बस ऊपर ऊपर के फंडे हैं कि थोड़ा सा ऐसे कर लें, थोड़ा इधर हिला लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, कुछ रख दीजिए उसके ऊपर, कुछ हटा दीजिए, कुछ कलर कर दीजिए। काम करता है वो भी, ऐसा नहीं नहीं करता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक आप जमीन के अंदर उपचार नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट वो नहीं आएंगे जो आप चाह रहे हैं। होता क्या है संगीता, जब लोग, किसी भी व्यक्ति का जब गला बहुत घुटा होता है और उसको हल्का सा कोई रिलीज मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, वो थोड़ी सांस लेने लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गया। जबकि घुटे हुए गले को पूर्णता रिलीज करवाना है ताकि व्यक्ति खुल के सांस ले सके और उस परम को, उस पूर्णता को प्राप्त कर सके। इसके अंदर हम लोग आगे डाउजिंग कैसे करते हैं, अलग अलग डाउजर्स हैं, उनके इस्तेमाल से डाउजिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कैसे देवताओं के ऊपर वर्किंग करनी है। वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवताओं का उल्लेख है। प्रत्येक देवता की एक फंक्शनैलिटी है, प्रत्येक देवता की एक वर्किंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये देवता इस व्यक्ति की अलाइनमेंट के साथ सेट किया जा सकता है, तो वो देवता को जैसे ही हम उस देवता पे हवन करते हैं, भोग लगाते हैं देवता का, या देवता जागृत करते हैं, जो आप पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है अपने कोर्स में, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। वो वहां पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ही उल्लेख है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू रीच हिज और हर एक्सीलेंस। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है ना। तो इसमें हमारा इंट्यूशन भी है देवताओं के बाद। इंट्यूटिवली आप कैसे स्कैन करके बता दें कि व्यक्ति के घर में कहाँ पर दोष है, इसका इंट्यूशंस का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं दूरदर्शन सिद्धि। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में बैठे हुए ही या अपने ऑफिस पर बैठे हुए ही किसी भी व्यक्ति के घर में ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के घर पर कहाँ दोष है, कौन सा, वास्तु का, राइट। एक इसमें आता है वाक सिद्धि, यानी कि वाणी से, किसी भी व्यक्ति की वाणी से पहचान लेना कि इसके घर में कहाँ दोष है। और जो हमारे इंट्यूटिव वास्तु रेमेडी कार्ड्स हैं, वो तो पूरे विश्व में वन वर्ल्ड वास्तु सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो कराता है, सिखाता है। उसका अनुभव ऐसा है कि आपके सामने व्यक्ति बैठता है और आप उनको कहते हैं कि रुकिए, प्रश्न नहीं पूछना, आप अपने कार्ड्स से प्रश्न पूछते हैं, आपके कार्ड्स उठते हैं और आपके कार्ड्स बताते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति किन प्रश्नों को लेकर आया है, वो किस दुविधा में है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। आप एक पेपर पर लिखते हैं, फिर आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। जब वो प्रश्न आपको बताते हैं अपने, वो पेपर आप उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि खोल के पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। सोचो क्या अद्भुत नजारा होगा जब वो व्यक्ति उस पेपर को पढ़ेगा और वो देखेगा कि उसमें वही प्रश्न है जो प्रश्न वो पूछने आया है। ऑन बोर्ड हो जाएगा क्लाइंट, समझ रहे हो, जाता नहीं छोड़ के ताउम्र व्यक्ति की। और यही तो सीखना है। कागजी कितना पढ़ोगे, दुनिया भर का मटेरियल यूट्यूब पे है, हाँ? दुनिया भर का मटेरियल किताबों में है, पर जो अनुभव करने की चीज है, जो प्रैक्टिकल सीखने की चीज है, वो कोई सिखा नहीं रहा है। तो इसलिए वन वर्ल्ड वास्तु और मैं, आचार्य सागर, आचार्य ईशा जी और हमारी टीम, हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे, सिर्फ जुबानी नहीं, है ना। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको फील्ड में काम करना है, क्लाइंट की साइट पे काम करना है। अब इसके बाद मैंने आपको कहा कि हम लोग
एरोमा वास्तु भी कर सकते हैं, सिखा रहे हैं इसके अंदर। यानी कि सुगंध के माध्यम से कैसे, अगर कहीं घर में वास्तु के मर्म है तो मर्म को कैसे हील करें, सुगंध के माध्यम से किस प्रकार से आप एक नेगेटिव एंट्रेंस को ठीक करें। तो एरोमा वास्तु का अपना रेलेवेंस है, क्रिस्टल वास्तु का अपना रेलेवेंस है। तो इसके जब अपन ये सारा कुछ कर लेते हैं, इसके बाद एक कोर्स मैं आपको कराता हूं जो होता है बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स में ये बताया जाता है कि आपको एक कुशल वास्तु कंसल्टेंट की तरह कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या आपको फीस चार्ज करनी चाहिए। इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी पार्ट आ जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो कैसे उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करते हुए आप ये बता पाए कि इस व्यक्ति के घर में कहाँ वास्तु का दोष है। एक तरीका तो हो गया वाणी से, दूसरा तरीका हो गया ध्यान से, तीसरा तरीका हो गया कार्ड से, चौथा तरीका हो गया पेंडुलम डाउजिंग से, और पांचवा तरीका हो गया उसकी बॉडी लैंग्वेज से। 5 तत्व हैं और यही वो 5 टेक्निक्स हैं जिनको सीखने के बाद आप इंट्यूटिव वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। और सच पूछो तो ये पूरा वास्तु ग्रैंड मास्टर का कोर्स ये सिर्फ आपको वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनाता है, ये आपको एक बहुत ही सभ्य व्यक्तित्व का व्यक्ति भी बनाता है। ये आपको वो बनाता है जिसके लिए कि आपने हमेशा अपने जीवन में क्रेव किया है, जो आप चाहते हैं कि आप अपने आप से मिलें। इस कोर्स में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं है, इसमें आपको आपसे मिलाने की प्रक्रिया भी है। अब इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे अयादी सूत्र के बारे में। अयादी सूत्र बहुत ही सुंदर है, डिवाइन रेशियो, जिसको कि अगर आप अयादी सूत्र के हिसाब से कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक अद्भुत फिनोमिना क्रिएट कर देता है। जैसे कि डिवाइन रेशो, जिस अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, कोई गोल्डन रेशो बुलाता है। तो ये हम बढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपको फ्री में इस बारी, सिर्फ इसी बारी फ्री में फैक्ट्री वास्तु का कोर्स कराया जाता है। अदरवाइज इस कोर्स के जो चार्जेस हैं वो 99,000 रुपीज। तो फैक्ट्री वास्तु इसी बारी मिल रहा है बस। इसका आप ध्यान रखें। ये सारे 16 कोर्सेज हैं जो हम पढ़ाएंगे। कुछ और पूछना चाहते हो? म्यूट पर हो बेटा। सर जैसा आप बता रहे हैं तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और आप बहुत सारी चीजें कहते हैं ना एक छोटे से कैप्सूल में दे रहे हैं और फुल ऑथेंटिसिटी के साथ और जितनी जेनरोसिटी के साथ आप इसको दे रहे हैं, तो आई बिलीव कि सबके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। सर इसमें बहुत सारी चीजें आपने टर्म्स यूज करे, रेमेडी कार्ड्स है या रत्न शास्त्र है या फिर अर्थ एनर्जीज। बेसिकली अगर आपसे अर्थ एनर्जीज के बारे में ही क्वेश्चन करना चाहूँ तो जहां तक मेरी नॉलेज है, तो जब हम किसी भी नए घर में जाते हैं सर तो वहां की एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती हैं। मतलब एज अ लेमैन अगर मैं बोलूंगी कि किसी के घर में जाके आप बैठो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि थोड़ी देर और बैठा जाए, और कहीं पे लगता है कि बस अब जल्दी से यहाँ से निकल पाए। तो सर ये क्या होता है, ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि उस घर के अंदर जो रह रहे लोग हैं उनके मस्तिष्क पर बेसिकली, आप एक चीज को समझें कि वास्तुशास्त्र इज नॉलेज ऑफ बीइंग लिव्ड अ बैलेंस लाइफ, बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ सोल, बैलेंस ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जो भी आप सोचते हैं एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप सोचते हैं तो आपका आभा मंडल बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है। जब आपका आभा मंडल बैलेंस्ड हो जाता है तो आप में ये क्षमताएं आ जाती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जलप हो सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बुजुर्ग के साथ उनके लेवल की बात, पेरेंट्स के साथ उनके हिसाब से बात करना, एक लाइफ पार्टनर के साथ बात करने में आप उस मोड में जाना,
तो ये स्विच ऑन करने के जो मोड स्विच ऑन करने के जो टेक्निक्स हैं, ये व्यक्ति को आ जाती है जब वो बैलेंस्ड लाइफ जीना आ जाता है। बहुत जरूरी है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम जो देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, लिखते हो, उन सब का तुम्हारे मस्तिष्क पर असर होता है, तुम्हारे जीवन शैली पे असर होता है। और जब ये एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाती है, तो इनका असर हमारी बॉडी, माइंड और सोल पर होता है। बैलेंस बॉडी एंड बैलेंस्ड माइंड लीड टू बैलेंस सोल। ठीक है, नहीं तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यही तो विकृति और प्रकृति है। जब तुम अपनी प्रकृति में रहते हो, मीन्स तुम अपनी फॉर्म में हो, तुम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तुम हमेशा उस पिनेकल पॉइंट को रीच कर जाते हो। और जैसे ही तुम पिनेकल पॉइंट पे तुम अपनी एक्सेलेंस की तरफ जा रहे होते हो, तो एक डेविएशन आ जाती है। हल्की सी डेविएशन आती है तो वो तुम्हारी विकृति हो जाती है। विकृति में जाते ही तुम अपनी प्रकृति भूल जाते हो और उस विकृति को जीना शुरू कर देते हो, ये सोच के कि यही मेरी प्रकृति। और फिर वो पीड़ा का कारण बन जाता है। फिर कोई व्यक्ति आता है जीवन में और बताता है कि कैसे तुम्हें वापस अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट होना है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाए। अन्यथा वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग फिनोमिना, जो वो अपनी फील्ड में क्रिएट करना चाहता है, वो संभव नहीं। क्योंकि जब तुम अपने स्टेट में होते हो, अपनी फॉर्म, अपन क्रिकेट में भी तो देखते हैं, जब कोई 0 पे आउट हो जाता है या 10 पे आउट हो जाता है या 15 पे, तो अपन कहते हैं प्लेयर अपनी फॉर्म में नहीं है। और जब वो 100 कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये अपनी फॉर्म में है। बस यही है पूरा तंत्र। विकृति और प्रकृति में इतना ही है। जब प्लेयर कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस होता है, बैलेंस्ड होता है, और बीइंग बैलेंस्ड मीन्स लिविंग इन बैलेंस्ड आहार, विचार और व्यवहार। जब तक तुम्हारे ये 3 चीजें बैलेंस नहीं है, तब तक तुम फॉर्म में आ भी नहीं सकते हो। और ये सारा इस कोर्स का पार्ट है। मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि ये कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, कितने सेशंस होंगे इसके अंदर। इस कोर्स में करीब करीब 99 जूम सेशंस हैं और 252 आवर्स का ये पूरा कोर्स है। 4 महीने तक ये चलता है। आधा 1 महीना और कई बार एक्सटेंड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पेस पे स्टूडेंट्स पिकअप कर रहे हैं। इसमें 54 जूम सेशंस जो हैं आपके, वो थ्योरेटिकल रहते हैं 162 आवर्स के, और 45 जूम सेशंस जो हैं वो 90 आवर्स के आपके इंट्यूटिव रहते हैं। आपको इस कोर्स के अंदर बुक ऑफ लाइफ मिलती है, जो कि मैं खुद ही आपको गाइड करता हूँ कैसे आपको अपनी बुक ऑफ लाइफ लिखनी है। वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन सा तंत्र है जिससे आप अटैच हो जाएं, तो आप अपनी बुक ऑफ लाइफ में एक सक्सेसफुल चैप्टर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब की केस स्टडीज के ऊपर वर्किंग की जाती है, उनके घर के नक्शों के ऊपर वर्किंग की जाती है। मैं पर्सनली भी उनको एडवाइस करता हूँ एस्ट्रो, न्यूमरो और वास्तु के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, उनको बताते हुए कि क्या क्या उनको करना चाहिए, अपने घर में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप ठीक हो, है ना। दूसरों पर निर्भर होना मैं ऐसा बहुत उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप दीप बहो, अपने दीपक आप बनो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम्हें दीपक बनना है, कैसे तुम्हें वो एनलाइटमेंट को टच करना है विद द हेल्प ऑफ वैदिक विजडम। और फिर वो दीप से दीप जलाते रहना, है ना। वो गुरुदेव कहते हैं, कई बार हम आरती भी करते हैं गुरुदेव की, कि जोत से जोत जगाओ मेरे सतगुरु, जोत से जोत जगाओ मेरा अंतर तिमर मिटाओ मेरे सतगुरु, जोत से जोत जगाओ। यानी कि हमारी जो डार्कनेस है, उसको सिर्फ एक ही जोत है जो हटा सकती है, एलिमिनेट कर सकती है, और वो जोत गुरुदेव जगाते हैं। और मैं तो अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन को रूपांतरित किया है, जैसे मुझे एनलाइट किया है, ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स को आप ही पढ़ाना, मेरी वाणी पे आपके ही अक्षर होने चाहिए, और आप ही इन्हें वो ज्ञान देना, वो सर्व उत्तम ज्ञान देना
ताकि इनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा वास्तु ग्रैंड मास्टर का कोर्स। और इसके अंदर टूल्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसमें एडवांस वास्तु मैपिंग टूल है, ये डिजिटली आपको मिलेगा। डिजिटल वास्तु दोषा मैपिंग टूल है, ये भी आपको मिलेगा। वास्तु चक्र मिलेगा, डिजिटल और फिजिकल। वास्तु कंपास और DWG फाइल मिलेगी आपको चक्र लगाने के लिए। जिन लोगों को ऑटोकैड की नॉलेज है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु एनालिसिस टूल है जो आपको इसके अंदर मिलेगा। इसमें वास्तु अर्थ एनर्जीज बार चार्ट कैसे बनाते हैं उसका टूल है। इसमें आपको जो फिजिकल टूल मिलेंगे उसमें वाई एंटीना है, एल एंटीना है। इनके माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि जमीन के अंदर वास्तु का क्या दोष है, या कभी हमें ये चेक करना हो कि जमीन में पानी कहाँ है। ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइंट आपको एक फील्ड पे ले जाते हैं और कहते हैं कि आप बताएं कि यहाँ पे बोरिंग कहाँ कराएं। तो वास्तु वाले को तो आना चाहिए ये सब। हाँ, क्या कहोगे कि साइंटिस्ट को बुला लो, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बुला लो और चेक करवा लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 90% वास्तु वाले जमीन पे जाके ये नहीं बता सकते आज के टाइम में कि पानी का बहाव कहाँ है, पानी कहाँ है, यहाँ बोरिंग कराए। यही तो सीखना है, तभी तो तुम्हारे क्लाइंट का कॉन्फिडेंस तुम पे आएगा। बात वही है, किताबी कीड़ा नहीं बनना, प्रैक्टिकल सीखो कैसे करना है। ठीक है, इंट्यूटिव कार्ड्स हैं आपको मिलेंगे इसके अंदर। और प्रकृति मैपिंग टूल है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को प्रकृति के बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रकृति में रहना है। तो आप कैसे मैप करेंगे कि आपका क्लाइंट की प्रकृति क्या है। इसको मैप करने के लिए एक टूल चाहिए जिसका नाम है प्रकृति मैपिंग टूल, वो हम आपको देंगे। इसमें देवताओं को कैसे एक भूखंड पर यानी कि आपके नक्शे पर देखना है उसका टूल है। बहुत सरल है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी नॉन टेक्निकल आदमी हूं, बता देता हूँ। ठीक है, तो ये टूल बने ही मेरे लिए थे सबसे पहले, इसलिए विकसित हुए थे कि एक नॉन टेक्निकल आदमी टेक्निकल लोगों के पीछे ना भागे और स्वयं से अपना कार्य कर ले, अपनी कंसल्टेशन अच्छे से कर ले। इसी थॉट प्रोसेस से इनको डिजाइन करवाया था। ठीक, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि देवताओं को कैसे मैप करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को कैसे मैप करते हैं। वो देव एंटीना है, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देवताओं की जो रेमेडीज हम लगा रहे हैं उसके ऊपर डिजिटली कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी देवता का क्या हवन है, क्या रेमेडी लगानी है। बस एक क्लिक पर ही सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। हाँ, एक व्यक्ति का ऑरा कैसा है, एक जमीन का ऑरा कैसा है, एक जमीन की प्रकृति कैसी है, ये सब आप लोगों को टूल्स के माध्यम से कैसे चेक करना है सिखाया जाएगा। डाउजिंग कैसे करनी है ना। और इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको दूंगा, वो दूंगा कि आपको क्लाइंट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एक प्रोफेशनल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ऐसे जुबानी जुबानी तो कोई भी बता देगा कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन एक प्रोफेशनल प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को देता है। तो वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। बहुत कुछ है, मतलब अगर मैं आपको इसकी डिटेलिंग करने लगूं कि हम ये दे रहे हैं, हम ये पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटा और इसके ऊपर मुझे चाहिए बोलने की। मैं चाहूंगा कि आप लोग वेबसाइट पे जाएं oneworldvastu.com, वहां पर जाके कोर्सेज में वास्तु ग्रैंड मास्टर सिलेक्ट करें, कोर्सेज के अंडर ही है, हाँ? क्लिक करें और वहां पर एक बारी जरूर थॉरली रीड करें कि क्या क्या कोर्स में मिल रहा है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टूल हैं। उसके बाद क्या पोस्ट कोर्स आपको क्या सर्विसेज दी जाएंगी, क्या सपोर्ट मिलेगा वन वर्ल्ड वास्तु की तरफ से, ये सब आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, है ना। वाग सिद्धि बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर ये आ जाती है तो सिर्फ आप सामने वाले व्यक्ति की वाणी से ये ही नहीं बताते कि कहाँ दोष है, फिर तो आप जो कहते हो वो होता है ना। हाथों पर देवताओं को कैसे मैप करना है, कैसे नापना है। एक तरीका है कि आप ग्रिड बनाएं, नक्शा बनाएं, नक्शे पर देवताओं को देखें, और एक तरीका है
कि आपके हाथ पर देवता नप जाएं और आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति के घर में कौन सा देवता डिस्टर्ब है, जिसके करते इसको पीड़ाएं आ रही। प्लैनेट्स को कैसे हाथों पर नापना है, ये देखना कि इसकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट मारक है, इसके लिए कौन सा योग कारक है, बताएगा ना आपका हाथ। जो लोग मेरे साथ रहते हैं और वर्किंग करते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं टूल्स हाथ में नहीं लेता। मैं सिर्फ अपने हाथ से ही मैपिंग करता हूँ, हाथ से स्कैनिंग करता हूँ। मेरा टूल मैं ही हूँ, है ना। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टूल्स मैंने आपको बताए, उनका सहारा, उनका सपोर्ट मैंने भी लिया है। मैं आपको वही चीज दे रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वास्तु ग्रैंड मास्टर या आचार्य जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग तत्व दर्शन गुरुकुल जो पुष्कर जी में हमारा बन रहा है, उन्होंने वहां जाकर अपने हाथों से जमीन के अंदर 15-15 फुट नीचे जाकर रेमेडीज रखी हैं। हाँ, और उन्होंने वही रेमेडीज लगाई है जो रेमेडीज हमने उनको पढ़ाई है। तो कहना और करना दोनों एक ही है, वन वर्ल्ड वास्तु, अलग नहीं है। कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। जो हम अपने घर में रेमेडी करते हैं, वही आपके घर में करा रहे हैं, वही आपको सिखा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। कुछ हिडन नहीं है, ओपन किताब है सारी, है ना। ध्यान कैसे लगाना है, गाइडेड मेडिटेशंस होंगी इसके अंदर, आप उनको फॉलो कीजिए। आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या जीवन में आपने खोया है और क्या आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। फाइंड योर सेल्फ, नो अननोन इन यू। वेलकम टू द जर्नी ऑफ वास्तु शास्त्र विद वन वर्ल्ड वास्तु और वास्तु ग्रैंड मास्टर। 14 मई 2022 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लिमिटेड बैच है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ज्यादा रश इकट्ठा करना नहीं है। जो लोग सीरियस हैं पढ़ने के लिए, उन्हीं का भी अपन पढ़ाना चाहते हैं। हाँ? जो ऐसे हॉबी वाले हैं ना, ऐसे मजाक करने वाले और नॉन सीरियस कि चलो देख लेते हैं, टाइम नहीं खराब करना। मैं अपने गुरुदेव से संकल्पित हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए। हाँ? और मुझे कोई जल्दी नहीं होती कि मुझे ये कोर्स को बस अभी खत्म ही करना है, कोई टाइमलाइन नहीं है मेरी। ठीक। तो मैं बहुत आत्मा से, बहुत मन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और इन विद्याओं को आत्मसात करना चाहते हैं, कंठस्थ करना चाहते हैं, इन विद्याओं को सिद्ध करना चाहते हैं, तभी आप मेरे से पढ़ने के लिए आए। आपके घरों को तो मैं कर ही दूंगा ठीक, आप आओगे तो आपके नक्शों पे केस स्टडी होगी ना, है ना। पर प्रयोजन अपने घर का वास्तु कराना नहीं होना चाहिए। प्रयोजन होना चाहिए इस विद्या को आत्मसात करना, ताकि ये विद्या जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहे। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मुझसे पढ़ने वही आएगा जो मुझसे पहले पढ़ चुका है। ठीक है। हाँ, बोलो बेटा। सर, यस सर, आपसे बात करके इतना सारा जान के ये लगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान थोड़ा सा हम मतलब थोड़े समय के बाद भूल भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल सही है कि एक किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान में फर्क होता है। मैंने जब भी वर्किंग करी है, तो मैंने जब भी सीखा भी है, तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली उसको करूं, ज्यादा से ज्यादा नक्शों पे करूं, ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करूं। अगर रिसर्च भी करते हैं तो उस रिसर्च को कोई 2 4 10 लोगों के ऊपर एग्जीक्यूट करके नहीं देखते। कम से कम जब तक वो 100 50 लोगों के ऊपर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट सेम नहीं आता, तब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल वर्किंग बहुत जरूरी है। यूट्यूब का ज्ञान, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ संगीता,
ना मुझे कोई यूट्यूबर बनना है। मैं एक वैदिक व्यक्ति हूं और मुझे वैदिक प्रचार करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यूट्यूब या ऑनलाइन आपको जो ज्ञान मिल रहा है वो ऑथेंटिक होगा। मैं किसी के ज्ञान पे प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन आप जो ज्ञान ले रहे हैं, क्या आपने प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट किया है? मैं प्रश्न करता हूं लोगों से कि क्या तुम्हें मालूम है हेलिक्स क्या होता है? क्या तुम्हें मालूम है कीलक क्या होता है? क्या तुम्हें दिक्पालों के बारे में मालूम है? क्या तुम्हें मालूम है उनके दंड क्या है? क्या तुम्हें मालूम है कि 16 दिशाएं जो हैं उनके पीछे की जो मूल दिशाएं हैं वो 8 ही हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन ये 16 है। तो तुम अपने रूट्स से जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक तुम उस एब्सोल्यूट को नहीं पा सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं अक्सर सब लोगों से कहता हूँ एक एग्जाम्पल देके, कि एक पौधे को अगर उसकी जड़ों को कैप कर दिया जाए ना, बांध दिया जाए, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए जड़ों को हमेशा ओपन रखना चाहिए, उन जड़ों को फैलने देना चाहिए। और उन जड़ों को वैदिक विजडम में तभी फैलाया जा सकता है जब आप इस वैदिक ज्ञान को बहुत डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एग्जीक्यूट करें प्रैक्टिकली, है ना। ये रेमेडीज जो होती है ना, ये सारी मैन मेड होती है। शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा होने पर ये देखा गया है, शास्त्र ये कहता है। और जो रेमेडीज है, दे आर ऑल एक्सपीरियंशियल, अनुभव से बनाई हुई रेमेडीज है। एनीथिंग कैन बी रेमेडी, कुछ भी रेमेडी हो सकती है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाए। किसी के लिए लाल हाथी है तो किसी के लिए वो फेम का प्रतीक है, किसी के लिए सिर्फ एक खिलौना है ना। एक मिट्टी सोना तभी होती है जब तुम्हें वो दृष्टा आ जाती है देखने की कि इस मिट्टी में सोना होता कैसे है, नहीं तो वो तो मिट्टी ही है। तो वो दृष्टा है, मूर्तिकार के लिए मूर्ति है बस, और तुम्हारे लिए भगवान है ना। तो ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। जब तक तुम प्रोग्रामिंग नहीं करते हो अपने सबकॉन्शियस में, अलाइनमेंट्स नहीं करते हो, पर वो होगी कैसे? वो देखते पे होगी चीजों को। और दिखेगी कब? दिखेगी अच्छे से तब जब एनर्जीज बैलेंस होंगी, तभी तो दिखते आएगा। जैसा मैंने कहा, ये देखते की, सुनते की, लिखते की, बोलते की और करते की भी विधा है ना। देखता आया नहीं तो भी कुछ नहीं कर पाओगे अच्छे से, सुनते आया नहीं तो भी अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाओगे, बोलते आया नहीं तो भी नहीं दे पाओगे, अच्छे से लिखा नहीं तुमने तो भी रिजल्ट, रिपोर्ट कैसे बनाओगे? नहीं आएगा लिखते, है ना। और करते नहीं आया तो बाकी सब फेल है। क्लाइंट जब तुम्हारे को लेके जाएगा ना 20 एकड़ की जमीन पे और कहेगा यहाँ खड़े हो जाओ और बताओ कहाँ पे क्या निर्माण करना है, हाथ पैर कांप जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली किया नहीं होगा लोगों ने। लेके जाएगा वो 10 बीघे 15 बीघे पे, कहेगा बताइए भाई साहब यहाँ पे कहाँ पर पानी है और कहाँ अपने को बोरिंग करना चाहिए। ये वास्तु वाला बताता है कि पानी कहाँ है और बोरिंग कहाँ करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आप स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें, अच्छे से देखें कि आपको कितना आता है। मैंने मुझे लगता है किसी ने सही पर्ची भेजी थी मुझे, जब मैं एक बार एक इवेंट में गया था। कुछ उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 वर्ड बोलिए वास्तु के ऊपर। तो पर्ची आई थी कि कृपया नीचे आ जाएं, औरों ने भी बोलना है ना। तो मेरा तो पैशन है, मेरा ये पैशन है, मैं इसके ऊपर मुझे समय का भी नहीं पता चलता है, पर क्योंकि अभी तुमको भी बहुत सारे काम होंगे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन को कैप कर देना चाहिए। जितना कर सकता हूँ, पूरी कोशिश है मेरी कि इसको मैं लिमिटेड रखूं, पर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और मेरा पैशन है, तो मुझे समझते ही नहीं आता, मैं खो ही जाता हूँ बस इसके अंदर।
हाँ जी सर, सर आपका पैशन और डेडिकेशन जो इस शास्त्र के प्रति है वो तो हम सबको दिख रहा है। सर ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप देने वाले हैं ना, और जितनी ऑथेंटिसिटी से हमें जो भी करेंगे, जिस इवेंट को ज्वाइन करेंगे तो उनको जो मिलने वाली है, तो सर जो इसमें फैक्ट्री वास्तु आप जो दे रहे हैं, तो वो भी क्या हम फैक्ट्री को विजिट करेंगे? मतलब वो तो एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसको समझना, उसको करना, तो क्या आप वहां पे एक फैक्ट्री विजिट भी प्लान होगी सबके लिए? बिल्कुल संगीता, हम फैक्ट्री में विजिट भी करवाएंगे, और सिर्फ विजिट ही नहीं करवाएंगे, और सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ पर ये उपचार किया तो ये रिजल्ट आया। ये तो होगा ही, इसके ऊपर भी कुछ होने वाला है, और वो ये कि आप लोग अपने हाथ से उस फैक्ट्री में रेमेडी लगा कर आएंगे, और 3 महीने बाद दोबारा जब विजिट करेंगे तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज विजिट कर चुके हैं, और उन बच्चों ने अपने हाथों से उन फैक्ट्रीज में रेमेडीज लगाई हैं। मैं लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स को, और पहली रेमेडी मैं खुद लगाता हूँ, दूसरी क्लाइंट से लगवाता हूँ, और तीसरी और उसके आगे की सारी स्टूडेंट्स ही लगाते हैं। रीजन क्या है? मैं अनेक फैक्ट्रियों में लगा चुका हूँ रेमेडीज, है ना। क्लाइंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको तो हम क्योंकि लगाने के लिए कह देते हैं तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसने भी कुछ अपने क्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री में कुछ किया, योगदान दिया है अपना, है ना। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उत्साह बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उन्होंने अपने हाथ से फैक्ट्री में रेमेडीज लगाई हैं। और फिर जब क्लाइंट का फीडबैक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा फीडबैक नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, क्योंकि अल्टीमेटली रेमेडी तो उन्होंने ही लगाई, है ना। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सब कुछ तभी होता है जब गुरुदेव की असीम कृपा हम पे होती है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान 200% ऑथेंटिक है। और अगर मैं पढ़ाने लगूं तो शायद हो सकता है, वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने दूसरे को कोई बात करी, दूसरे ने तीसरे को करी, तो बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इसीलिए मैं सीधा उन्हीं से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही इन बच्चों को पढ़ाएं। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो, और बाद में कभी अपनी वीडियोस भी खुद देखता हूँ, तो मैं खुद से भी हैरान होता हूँ ये देख के कि क्या ये मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये अनेकों बार ऐसा हो चुका है कि पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा आत्मिक हो जाती है चीजें कि समय का भी नहीं पता चलता, और क्या क्या डिटेलिंग हो जाती है वास्तु में, कि वो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो सब्जेक्ट्स लिखवाए हैं, शायद इनसे बहुत बियॉन्ड है। हाँ, पूछो बेटा। सर एक क्वेश्चन मेरा एक यहाँ पे ये आता है कि जो हम वास्तु ग्रैंड मास्टर सीख रहे हैं, तो उसका लाइफ में लाइक जो कमर्शियली इसको करना चाहते हैं, मतलब हर चीज से हम इंसान चाहता है कि कुछ बेनिफिट हो, राइट? तो उसका प्रोफेशनली फील्ड में कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जा सकता है इस नॉलेज को? क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में? ठीक है। वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स अपने आप में पूर्ण कोर्स है। वास्तु ग्रैंड मास्टर उसको करना चाहिए। देखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इस तरह के कोर्सेज में। एक होते हैं जो प्रोफेशनली वेल एस्टेब्लिश होते हैं अपनी फील्ड में, नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। वो ओकल्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो इन वैदिक विद्याओं को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ये प्राकृतिक होता है, इनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, तभी इनका इंटरेस्ट जागृत होता है। जो हॉबी, शौक के लिए कर रहे हैं वो लोग, और जो लोग, मैं ये कहूंगा, टाइम पास वाले भी आते हैं कई लोग। मैंने शायद पहले वाली अपनी एक स्टेटमेंट में हॉबी कह दिया, पर वो टाइम पास कहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हॉबी वालों के ऊपर तो परमात्मा की कृपा होती है, मेरा ऐसा मानना है। और जो टाइम पासर हैं, वो ना मुझसे सीख सकते हैं, ना कहीं और जाकर सीख सकते हैं। वो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, वो सब जगह घूम के आएंगे, वो कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके जीवन में ठहराव नाम की चीज नहीं होती, है ना। तो आप जब किसी से कोई विद्या
धारण करते हैं तो आपको भी वो पात्र बनना चाहिए कि आप उसे कंसीव कर सकें, उस विद्या को कंसीव कर सकें। जरूरी नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले की ही हो, है ना। कुछ जिम्मेदारी स्टूडेंट की भी है कि वो कितना कंटेन करता है नॉलेज को अपने अंदर, और कंटेन करके अब क्यों लोग जाते हैं इधर उधर बार बार अलग अलग स्थानों पे सीखने, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं आता। प्रैक्टिकली नहीं आता तो कभी रिजल्ट आता, तो कभी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि तुक्का कहीं बारी लगता, कहीं बारी नहीं लगता। तो इसीलिए जगह जगह थां थां पर जाकर सीखते हैं, और तब तक चलते रहते हैं जब तक एक ऑथेंटिक व्यक्ति से नहीं मिल जाते, है ना। तो ये चलता रहता है लोगों का। अब बात आ जाती है कि कमर्शियल वाला जो तुम्हारा प्रश्न था, तो हॉबी वाले जो करते हैं वो समाज की सेवा के लिए, स्वयं के लिए, अपने मित्रों के भले के लिए कि करके कुछ करते हैं। जो लोग वास्तु के क्षेत्र में प्रोफेशनली करना चाहते हैं उनके लिए ये एक वरदान है कोर्स। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके लिए एक कंप्लीट बॉक्स है जिसके अंदर कि आपके पास आपके सारे औजार हैं, सारे अस्त्र शस्त्र हैं, और अब आप वास्तु पुरुष मंडल में एक देवता है जिन्हें हम भिंगराज कहते हैं, वो बन जाते हो। यानी कि भिंगराज क्लीनिंग का काम करते हैं। ये वो क्लीनर है जो मंदिर में, जो देवालय में देवताओं की आरती से पहले सारी सफाई कर देता है गंदगी की, है ना। तो देवलोक तभी बनता है जब वहां पे साफ सफाई होती है, नहीं तो कचरा भरा होगा तो तुम जाओगे कभी मंदिर में। तो मैं ये कहता हूं कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो वास्तु ग्रैंड मास्टर करने के बाद भिंगराज नामक देवता उनका जागृत हो जाता है, और वो प्रत्येक व्यक्ति के घर में, जीवन में, व्यापार में से जो डार्क एनर्जीज होती हैं उनका सफाया कर देता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, एक क्रिएशन करता है अद्भुत फिनोमिना की, ऊर्जाओं की, उसके उसके घर में, उसके व्यापार में, उसके मन में, उसके घर के लोगों के अंदर, जिससे कि उन्हें जीवन समृद्ध, सुख, सुखी और जीने लायक लगता है। नहीं तो मर ही रहे होते हैं लोग, जीते कहाँ हैं, रोज मर रहे हैं, जीना तो आता ही नहीं लोगों को। सच बात तो ये है ना। कभी हंस के देखा ही नहीं किसी ने। वो टाइम मशीन की तरह चल रहे हो, बस वो मशीन की तरह तुम्हारा जीवन चल रहा है। कोई समय नहीं स्वाध्याय करने के लिए, कोई समय नहीं अपने ऊपर एनालाइज करने के लिए, और फिर खूब सारे पैसे देके किसी को हायर करते हैं। वो फिर बताता है कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ ठीक जा रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, जिन्हें कंसल्टेंट कहते हैं, है ना। तो जब खूब सारे पैसे देने ही हैं बाहर, तो एक ही बारी खर्च करके क्यों नहीं खुद विद्या को धारण करो, खुद अर्जित करो, और आप दीपो भव, अपने दीपक आप भव बनो, काहे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, है ना। तो कंसल्टेंट्स के लिए तो ये पूरे अस्त्र शस्त्र हैं। व्यक्ति अपनी जंग जीत के ही आता है इस कोर्स को करने के बाद, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स, व्यापारी सभी सीख सकते हैं। ये कोर्स ऐसा डिजाइन किया है कि इसके अंदर फाउंडेशन से लेके एडवांस तक ये जाता है, और कोई ऐसी प्योर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है आपको। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, भाव होने चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, समय आपने देना है। आई कैन ओनली बी अ गाइडिंग फोर्स। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि यहाँ से आपको पंजाब जाना है तो ये रास्ता है, टोल आपने देने हैं, स्पीड ब्रेकर पे जंप कराओ या आराम से निकालो वो आपके ऊपर है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ नहीं डलवाओ वो आपके ऊपर है, जर्नी आपकी है, तय आपको ही करना है। मैं आई एम ओनली अ गाइडिंग सोल, अ गाइडिंग पर्सन इन योर लाइफ, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप दीप भव। सर जो ये आपने बहुत सुंदर बात बोली, आपको दीपो भव मीन्स आप सभी को एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपनी जड़ों से जुड़ के
जो वैदिक ज्ञान से जो हमें जड़ों से जोड़ के, और एट द सेम टाइम यू आर गिविंग अस विंग्स। कहते हैं ना, जितना पेड़ नीचे जड़ मजबूत होती है उतनी उसकी शाखाएं भी मजबूत होती है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें मतलब अभी सीखने को मिली कि एक तो आप खुद ही को इतना केपेबल करो कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हो वो मास्टरी करो, जैसे कि वास्तु ग्रैंड मास्टर। सेकेंडली आपका जो वो बहुत बढ़िया था सूत्र कि जड़ों से जुड़ो और आगे फैलो। तो आई बिलीव कि ये कोर्स करने के बाद हम अपनी रूट से तो और जुड़ेंगे ही, और हमारी जो विंग्स हैं, जो हमारे ब्रांचेस हैं, वो पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ फैलेगी। वो तो सर गुरु आशीर्वाद। और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे ये ज्ञान पाकर, और बहुत ही लाइक इंस्पिरेशनल है, ऐसा मोटिवेशनल सा लग रहा है कि फटाफट ये कोर्स होना चाहिए और सब इसको जल्दी से, मैं तो कहती रिपीट भी करो बार बार, क्योंकि हर बार आपके कोर्स में कुछ नया ही होता है। रिपीटिशन से याद आया संगीता कि हम हाँ अपने जी। स्टूडेंट्स को एक बारी तो रिपीट करवा ही देते हैं एट नो कॉस्ट। और मजे की बात यह है कि कई लोगों ने तो तीसरी बारी भी रिपीट किया है एट नो कॉस्ट। ये लोग वो हैं जिनको मैंने देखा कि ये बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, इनकी अटेंडेंस अच्छी है, क्लासरूम में ये पूरे सभ्य तरीके से रहे, दे मेंटेन सैनिटी इन ग्रुप, और एक बहुत सोबर अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की तरह इन्होंने इन वैदिक विद्याओं को धारण किया। वहां मेरा भी मन था कि ये बार बार रिपीट करें, और इतनी बार रिपीट करें कि ज्ञान इनका आत्मसात हो जाए, और जो फॉर्मेलिटी वाले थे वो फॉर्मेलिटियों में ही रह गए। बस मैं यही कहता हूं कि तुम जब भी पढ़ने आओ तो पूरी आत्मा से, पूरी शिद्दत से आना, पूरे भाव से आना, क्योंकि ये सारा तंत्र, ये सारा सूत्र, ये सारा मामला ही भाव का है। क्योंकि भवन की पुत्री भावना होती है, ये ध्यान रखना, है ना। तो सारा भवन से रिलेटेड पढ़ने आ रहे हो, और भावना अगर दूषित हुई तो मामला बढ़िया नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा सिखाने में भी और सीखने में। तो अपने भाव को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपने थॉट प्रोसेस को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, है ना। और अपने जो एक्शंस हैं उनको भी शुद्ध रखें। एक एक दिवाले जैसा निर्माण होता है व्यक्ति के जीवन में, जिसमें कि उसके अंदर के जो देवत्व है वो जागृत हो जाता है। जब आप वास्तु शास्त्र के माध्यम से अलाइनमेंट्स करते हो एनर्जीज की, पंच महाभूत, इनकी कृपा, इनका संरक्षण जिसको हो जाता है, वो व्यक्ति जो भी मैनिफेस्ट करता है, जो भी चाहता है अपने जीवन में, हो नहीं सकता कि उसे ना मिले। इनकी इतनी कृपा होती है। पर उन पंच महाभूतों के जो सूत्र हैं, जो वो रूट्स हैं वहां तक पहुंचने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की, उनका तरीका वैदिक ही है। और आपको उस वैदिक परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़ोगे नहीं तो फिर वो ऊपर ऊपर के मसाले हैं, वो नीली पट्टी, हरा पट्टी, ये थोड़ी मेटल की ये लगा दी, वो लगा दी, कुछ छोटा मोटा उपचार कर दिया, एक दो पिरामिड लगा दिए और खुश हो गए, है ना। मामला इन चीजों से बहुत ऊपर का है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम उस ऊपरी तल पर जाने की तैयारी करना, इस क्षेत्र के। तुम नीचे नीचे स्विमिंग मत करते रहना, है ना, कि आगे ही आ गया, बस आ गया, हमारे को आ गया, है? ये सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, सिंपल एज दैट। सब्जेक्ट टू कि गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, और उनकी कृपा प्रत्येक व्यक्ति पे होती है, सभी पर होती है, जो व्यक्ति भाव से उनकी शरण में आता है और पढ़ता है ना। तो अगर हम कहें एक्सटेंशंस की बात, जैसे तुमने कहा कि हमारी एक्सटेंशंस का तो पता नहीं सर, लेकिन हमारे रूट स्ट्रांग हो गए हैं, बात करके पढ़ के हमें लगता है रूट स्ट्रांग। जब तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारी एक्सटेंशंस भी बनेगी। मेरी एक्सटेंशंस है ना, अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या हैं? उनके लिए मैं जड़ हूं, और मेरे लिए मेरे गुरुदेव जड़ है ना। तो हम, उनके लिए मैं रूट हूं, जबकि मैं तो एक एक्सटेंशन हूं, सच बात तो ये है। लेकिन वो मुझे रूट मानते हैं, और जो मेन रूट है वो हम सबको रूट दिखाता है
है ना, जो रूट है वही रूट दिखाता है, पर ये है कि वो उनकी कृपा से, वाणी से वो रास्ता बताया जाता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिकल एंड मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ मेटाफिजिकल फॉर्म में रहते हैं और हम सबको एक अच्छे रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उनकी बड़ी अनुकंपा है। उसके लिए इस चीज के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, कि उन्होंने इतनी कृपा करी है कि आज मेरे जैसा व्यक्ति भी ये थॉट प्रोसेस लेकर बैठा कि क्यों नहीं एक गुरुकुल बनाया जाए और वहां वास्तु पढ़ाया जाए, और गुरुकुल भी पुष्कर जी में बनाया जाए, ब्रह्मा जी की नगरी में, है ना। सारे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो पुष्कर राज जी में है ना? तो जब वास्तु की बात हो रही है और वास्तु पुरुष मंडल में जो कोर है, जो सृजन की क्रिया करते हैं, वो ब्रह्मा है। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं पुष्कर राज जी में, ब्रह्मा जी की नगरी में ही वास्तु का गुरुकुल बनाया जाए, ताकि जो भी वहां आए वो कुछ ना कुछ क्रिएट करे, और ऐसा अद्भुत क्रिएट करे अपने जीवन में कि दुनिया उसे देखती रहे, है ना। वो मस्त हाथी देखा है ना, सड़क पे चलता है, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है बस, और गाड़ियों में से लोग झांक झांक के देखते हैं, अरे देखो देखो हाथी जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मौज में चलता है। बस ऐसा ही होता है नेम और फेम, इसी को नेम और फेम कहते हैं, कि तुम जब चलो तो जो तुम्हें नहीं जानते हैं वो भी तुम्हें देखे, है ना, वो भी कहे कि देखो कोई जा रहा है ना? पर ये होता तभी है जब आप अपने तत्वों से जुड़ते हैं, और गुरु कृपा केवलम। जी, जो भी ये कोर्स करेंगे तो सर वो उसी पात्रता के साथ उसको ग्रहण करें, वो क्योंकि बहुत कुछ ऑनलाइन है, और जो सबसे मेन चीज है वो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस। दोनों को मिला के एक कंप्लीट पैकेज होता है, और जो आपको क्या तत्व ज्ञानी तो बनाएगा ही, आपके शब्दों में। हाँ, मेरे शब्दों में जिसको तत्वों का ज्ञान हो जाता है वो तत्व ज्ञानी होता है। एक ज्ञान होता है जो कॉपी पेस्ट वाला होता है, एक ज्ञान होता है जो तत्वों का होता है, जिसे तत्व ज्ञानी कहा जाता है। एक ज्ञान होता है जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। एक व्यक्ति होता है जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, उसे आत्म ज्ञानी कहते हैं, यानी कि आत्मा से उसका ज्ञान निकलता है, जैसे सूरदास जी, कबीर जी हो गए, है ना। और एक होता है परम ज्ञानी, जिसे परम का बोध हो जाता है। वो बहुत बड़े बड़े संत हमारे जो हैं, जिन्होंने घोर तपस्या करी है, ऋषि मुनियों ने जो तप किया है, जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं, जिन्होंने आंख बंद करके सब माप लिया, है ना, योग की शक्ति से, वो परम ज्ञानी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे गुरुदेव परम ज्ञानी हैं, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को आत्मज्ञानी बना दिया, है ना। तत्वों का ज्ञान तो जब आप इन पंच महाभूतों को सिद्ध करते हो, इनकी कृपा आपके ऊपर होती है, तो तत्व का ज्ञान वहीं से ही आना शुरू होता है ना। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि सारी सृष्टि के अंदर जो एक तंत्र चल रहा है, वो शिव और शक्ति का ही। शिव वो है जो स्टेबल है ना, जिसको हिला नहीं सकते, वो शिव है। और जो प्रकृति है वो शक्ति है। एक घर के अंदर जो कॉलम्स होते हैं घर के, वो शिव है, और उसका जो इंटीरियर है वो प्रकृति है, वो शक्ति है। तो हर जगह आपको ये शिव शक्ति दिखेंगे। और कोई प्रश्न है? सर ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पे तो हम अ, बात करते रुक नहीं सकते सर। लेकिन अभी जो हमें रीजन के लिए बताना था, आई बिलीव बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे मन में भी थे, या जो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते होंगे, इससे सॉल्व हुए होंगे, और हमारे ये सेशन
उनको हेल्प कर सका होगा सर। और बाकी तो सर पढ़ना है और करना है, ये करते की विद्या है, सुनते की विद्या है, तो सारों की विद्या है। पंचेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी मिला के आपको यहाँ आना है और सीखना है। हाँ, अगर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों को साध लिया जाए और इनसे आनंद लेने आ जाए तो फिर आप दशानंद नहीं हो जाएंगे, है? तो ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहें, सभी लोग आते रहें। आप सब लोगों का वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में स्वागत है। 14 मई 2022 में शुरू हो रहा है और मैं कहूँगा कि आप लोग इसे जरूर एनरोल करें। जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं वो लोग, और बहुत मन से जो लोग सीखना चाहते हैं वही लोग आए। और इस बारी का, जैसे मैंने कहा कि वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में आपको 99,000 रुपीज का फैक्ट्री वास्तु कोर्स फ्री में मिल रहा है, वो सिर्फ इसी बारी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि आप लोग इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बहुत खुशकिस्मती कि मैं आपसे बात कर सकी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम संगीता, बहुत अच्छे से आपने प्रश्न पूछे और ऐसे ही प्रश्न पूछते रहे। हाँ? जी।